जय हिंद साथियों, मैं पवन पाराशर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो हमारी पॉलिटी की श्रृंखला चल रही है उसे आगे बढ़ाते हैं। जिस रिदम से चल रहे हैं उसी रिदम से, उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ अब इसको आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार। क्या पढ़ रहे थे? फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार कहां से लिए हमने? तो हमने मूल अधिकार लिए, बताइए आप फटाफट बताइएगा। हमने लिए मूल अधिकार अमेरिका से। कहां से लिए? यूएसए से। मूल अधिकार हमने बताया मूल अधिकार क्या होते हैं, तो हमने कहा इसको दो नामों में तोड़ के पढ़ो, मूल प्लस अधिकार। मूल प्लस अधिकार। मूल का मतलब है जो व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक हो, जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं हो, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, सांस लेना, बोलना, खाना, पढ़ना। ये व्यक्ति के लिए क्या है? बहुत जरूरी है। व्यक्ति के लिए क्या है? जरूरी है। खाना नहीं मिलेगा तो उसको जीवन संभव है क्या? नहीं है। उसे एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए जो अपने जीवन का वो क्या कर सकता है? विकास कर सकता है, अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। अधिकार क्या होते हैं? अधिकार देखो, अधिकार क्या है? अधिकार होते हैं व्यक्ति की ऐसी मांगे जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य क्या देता है? मान्यता। वो क्या कहलाते हैं? अधिकार कहलाते हैं। और जो व्यक्ति के जीवन के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए आवश्यक हों, जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भौतिक विकास के लिए जरूरी हों, वो क्या कहलाते हैं? अधिकार कहलाते हैं। तो मूल अधिकार वो हुए जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी हों, वो क्या कहलाते हैं साहब? मूल अधिकार कहलाते हैं। हमने पढ़ा कि मूल अधिकार हमने कहां से लिए? अमेरिकी संविधान से लिए। हमने देखा विश्व में सबसे पहले जो मूल अधिकारों की अवधारणा आई वो 1215 में ब्रिटेन में। कहां पे? ब्रिटेन में। उस ब्रिटेन का जो राजा था जॉन किंग। कौन था? जॉन किंग ने अपनी जनता के लिए एक पेपर पर लिख करके अधिकार दिए। वो अधिकार क्या कहलाए? वो कहलाया मैग्ना कार्टा। क्या कहलाया? मैग्ना कार्टा। उसे जो अधिकार वहां के राजा ने दिए उसकी जनता के लिए वो कहलाया मैग्ना कार्टा। ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि 1791 में अमेरिका ने बिल ऑफ राइट्स के नाम से अपने लोगों के लिए संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया विश्व में पहली बार। देखो, मूल अधिकारों की अवधारणा तो कहां से आई? ब्रिटेन से। परंतु ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित है। इसलिए अगर बात करें विश्व में पहली बार किसके संविधान में शामिल की गए, तो अमेरिका के में 1791 में। देखो, अब आता है कि फ्रांस में कब शामिल की गए, तो मैंने बताया था कि फ्रांस में 1789 में की गई। तो मैं कह रहा हूं अमेरिका में पहली बार क्यों की गई? अरे जब तो 91 में हुआ है, पर मैंने बताया था कि अमेरिका में 1787 से जो अधिकारों की बनना शुरू हो गए थे, उनके प्रावधान शुरू हो गए थे, इसलिए अमेरिका को पहला संविधान माना जाता है जिसने अपने देश के लोगों के लिए अधिकार प्रदान किए। इस तरीके से हमने सारी चीजें देखते हुए आगे बढ़ रहे थे और फिर हमने संविधान के प्रावधानों पर आ गए थे और हमने जो अनुच्छेद देखा था वो देखा था 12 में। हमने कहा 12 में क्या है? राज्य को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है? राज्य को। यानी हम बार बार एक शब्द पढ़ेंगे, राज्य ये नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा। तो फिर राज्य होता क्या है? हमने ये देखा। तो हमने कहा राज्य के अंतर्गत राज्य क्या होता है? अनुच्छेद 12 में पढ़ा हमने राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा। तो हमने कहा राज्य के अंतर्गत हमारी संसद है, वो किस में आती है? राज्य में। जो केंद्र सरकार है वो भी किस में आती है? राज्य के अंतर्गत आती है। देखो, केंद्र की दोनों चीजें हो गई। केंद्र में जो संसद है, उस जो केंद्र में संसद और केंद्र सरकार। दूसरे नंबर पे राज्य में राज्य सरकार। राज्य सरकारें, सारे राज्यों की राज्य सरकारें। वह विधानमंडल, और विधानमंडल के कितने सदन होते हैं? 2, विधानसभा और विधान परिषद। इसी तरीके से हमने देखा जो स्थानीय संस्था हैं, स्थानीय संस्थाएं, लोकल संस्थाएं, जैसे
ग्राम पंचायत, पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिका और नगर पालिका, नगर निगम, नगर निगम। हमने कहा ये सब किसके अंतर्गत है? राज्य के अंतर्गत। देखो राज्य का जो वर्ड जो मैंने गिनाए हैं तो यही वर्ड राज्य के अंतर्गत नहीं है। जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब किसके अंतर्गत आता है? राज्य के अंतर्गत आता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्याओं में कहा है कि जो कोई भी कंपनी है, जैसे तेल कंपनियां हैं, ONGS, LIC है हमारी जो बीमा कंपनी है, जो भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, स्कूल है, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, यानी हमने कहा जो कोई भी संस्था है, जो कोई भी कंपनी है वो नियम बनाती है और उन नियमों का पालन करवाने की शक्ति रखती है, लागू करवाने की शक्ति रखती है, वो किसके अंतर्गत आती है? राज्य के अंतर्गत आती है। हमने देखा जो सरकार द्वारा वित्त पोषित हो यानी सहायता प्राप्त करती हो वो सारी संस्था किसके अंतर्गत आती हैं? राज्य के अंतर्गत आती हैं। परंतु देखो जैसे हिंदू पर्सनल लॉ है वैसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ईसाई जो उनकी विधि है, ईसाई पर्सनल लॉ, वो राज्य के अंतर्गत नहीं आते। ध्यान रखना, वो राज्य के अंतर्गत नहीं आते। इस तरीके से हमने राज्य की परिभाषा देखी। हमने देखा जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, अनुच्छेद है। अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, 395 से कोई एक अनुच्छेद चुनना है, तो अगर मुझसे पूछेगा तो मैं जवाब दूंगा कि संविधान का एक अनुच्छेद है 13। कौन सा है? 13 संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि 13 में यह शक्ति दी गई है कि यदि कोई भी विधायिका राज्य की, केंद्र की संसद, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई भी सरकार या राज्य, जो भी मैंने बोला है राज्य के भीतर कोई कानून बनाती है और वो कानून मूल अधिकार और संविधान का क्या करता है? उल्लंघन करता है या सीमित करता है या प्रभावित करता है, तो न्यायपालिका उस कानून को क्या कर देगी? रद्द कर देगी, शून्य कर देगी, समाप्त कर देगी। क्या कर देगी? शून्य कर देगी, समाप्त कर देगी। जैसे हमने देखा 99वां संविधान संशोधन 2015 में बना था। इसमें प्रावधान किया गया था कि जो हमारी कॉलेजियम प्रणाली है, इसको हम व्यापक रूप से जब विस्तार से पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब, तो जो कॉलेजियम प्रणाली हमारी चल रही थी इसको समाप्त करके सरकार ने न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे शून्य, अवैध पूरी तरह रद्द कर दिया। यानी ये शक्ति किसको प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। तो हमने देखा था 13 में, हमने देखा था कि 13(1) क्या कहता है? 13(1) कहता है कि संविधान से पूर्व की विधियां यदि संविधान का या मूल अधिकारों को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं, छीनती हैं, तो वो क्या हो जाएंगी? शून्य हो जाएंगी, पूर्व की। दूसरा देखा हमने कि संविधान लागू होने के बाद विधायिका, संसद कोई कानून बनाती है तो वो भी क्या हो जाएगा? ये बाद की हैं, संविधान के बाद की, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद की यदि कोई विधियां संविधान का क्या करती है? मूल अधिकारों को अतिक्रमण करती है, वो भी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। हमने देखा 13(3) में 13(3) में हमने देखा कि विधि की क्या दी गई है? इसमें विधि को परिभाषित किया गया है, विधि को परिभाषित किया गया है, विधि को परिभाषित किया गया है। विधि के अंतर्गत देखो, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो विधि के अंतर्गत आता है। अध्यादेश, नियम, उपनियम, प्रविधि, प्रवर्तन विधि, रूल,
ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? विधि के अंतर्गत आते हैं। अब देखो क्या हुआ, मैं आपको जब इसकी कहानी बता रहा था तो मैंने बताया था कि ये गोलकनाथ केस आया था। कौन सा आया था? गोलकनाथ। देखो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बनाम पंजाब राज्य, बनाम पंजाब राज्य। ये मामला है 1967 का, 1967 का मामला है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? ये कहा कि भैया जो संसद है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि संसद देखो यहां इसी मामले के बाद न्यायपालिका और संसद में या सरकार में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, विवाद उत्पन्न होता है, दोनों में टकराव होने लगा, दोनों के विचारों में मतभेद होने लगा। वो कैसे होने लगा? देखो इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसने कहा मेरे दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद 368 के तहत, 368 के तहत मतलब संविधान संशोधन के द्वारा भी, संविधान संशोधन के द्वारा एफआर फंडामेंटल राइट मूल अधिकारों में परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकती, परिवर्तन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये गोलकनाथ बनाम पंजाब वाले राज्य में कहा कि संसद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। और जो संविधान संशोधन है वो भी किसके अंतर्गत आता है? विधि के अंतर्गत आता है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो संविधान संशोधन करते हैं यानी 368 भी किस में शामिल है? विधि में शामिल है। किस में शामिल है? विधि में शामिल है। और आप 368 के तहत संविधान संशोधन के तहत भी आप मूल अधिकारों में क्या नहीं कर सकते? संशोधन नहीं कर सकते। यह बात किसने कही? सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखो इस गोलकनाथ मामले के बाद यानी संशोधन नहीं कर सकती 368 के तहत भी मूल अधिकारों में, इसका मतलब क्या हुआ कि संसद की शक्ति को सीमित किया गया। क्या किया गया? संसद की शक्ति को सीमित किया गया। यानी जो संसद का काम है संविधान में संशोधन, वो कह दिया कि आप 368 के तहत भी मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। अब देखो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी को लगा झटका, ये कैसे हो सकता? तो इंदिरा गांधी ने कहा देखो हम करके दिखाते हैं तुम्हें संशोधन। तो इन्होंने पहले क्या किया? तो इंदिरा गांधी ने 24वां संविधान संशोधन, 24वां यहां देख लेते हैं इसको, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 368 के तहत संशोधन नहीं कर सकते हो, तो देखो क्या हुआ साहब, यहां पर होता है 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा क्या किया? द्वारा 13 में एक अनुच्छेद जोड़ा, 13(4) में प्रावधान किया कि 368 अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन संसद ने क्या प्रावधान किया? 13(4) में 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा 13(4) में प्रावधान किया कि 368 संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता, विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता। यानी अब ये 24वां संविधान संशोधन क्या कह रहा है कि भैया संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। कौन सा कह रहा है? 13(4)
इसको जोड़ करके। और सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है गोलकनाथ मामले में कि भैया 368 भी संविधान संशोधन भी विधि शब्द के अंतर्गत आता है। अब विवाद ये तो कह रहा है विधि के अंतर्गत नहीं आता, इंदिरा गांधी ने संविधान में ही प्रावधान कर दिया कि लो विधि के अंतर्गत आता है। अब देखो कोई भी संविधान संशोधन होता है तो उसे क्या दी जाती है, चुनौती दी जाती है। देखो अब इसको एक बार सही से आप नोट्स वगैरह बनाओगे तो देखो इसको कैसे पीडीएफ वगैरह लेना है। तो देखो पहला मामला देखते हैं गोलकनाथ। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बनाम पंजाब राज्य। और ये मामला कब का है, 1967 का। इसमें क्या कहा, इसमें कहा कि 368 यानी संविधान संशोधन, शॉर्ट में लिख देता हूं, संशोधन विधि के अंतर्गत आता है, विधि के अंतर्गत आता है। ये कौन से मामले में कह दिया, गोलकनाथ मामले में ये कहा दिया। अब देखो सरकार क्या करेगी, सरकार ने क्या किया साहब, 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, 1971 के द्वारा नया अनुच्छेद 13(4) में प्रावधान किया, जोड़कर जो भी समझ जाना भावनाओं को, प्रावधान किया कि 368 भी 368 विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता। देखो साहब, अब 24वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या प्रावधान किया कि जो विधि शब्द है उसके अंतर्गत 368 विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता, यानी संविधान संशोधन है वो विधि के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है साहब। अब देखो 24वें संविधान संशोधन, अब इस मामले को चुनौती, देखो कोई भी संविधान संशोधन होता है तो इसे न्यायालय में क्या दी जाती है, चुनौती। अब देखो इसे क्या दी गई, चुनौती, इस मामले को क्या दी गई, चुनौती दी गई। चुनौती कहां दी गई साहब, केशवानंद भारती मामले, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 का ये मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 73 के मामले में 24वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24वां संविधान संशोधन वैध है, वैध है मतलब सही है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 24वां संविधान संशोधन है वो पूरी तरह क्या है, वैध है, सही है, यानी उसको सही मान लिया। यानी जो उसने गोलकनाथ में निर्णय दिया था वो अपने निर्णय को पलट दिया। देखो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है 137 के तहत कि वो अपने निर्णय को बदल सकता है, परंतु बदलेगा जब उसमें क्या होंगे, अधिक न्यायाधीश होंगे।
इसमें कितने थे? 11 न्यायाधीश थे। इसमें कितने थे? 13। अब केशवानंद भारती मामले को अगर पलटना है तो कम से कम 15 न्यायाधीशों की क्या बनानी पड़ेगी? पीठ बनानी पड़ेगी। 11 न्यायाधीशों की या 11 से कम की इस निर्णय को नहीं पलट सकती। तो सुप्रीम कोर्ट में यह होता है कि अगर अपने ही निर्णय को बदलना है तो उसे उससे बड़ी पीठ का गठन करना पड़ता है, संवैधानिक पीठ का। और संवैधानिक पीठ वो होती है जिसमें 5 से अधिक न्यायाधीश होते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं, संवैधानिक पीठ बोलते हैं। जिसमें 5 से कम हैं उसे संवैधानिक पीठ नहीं बोलते। अब इसमें यानी अपने केशवानंद वाले को पलट करके कह दिया कि ये सही है, यानी और क्या कहा? इसका अर्थ तो यही हुआ कि 368 विधि के अंतर्गत नहीं आता। विधि के अंतर्गत नहीं आता, अंतर्गत नहीं आता। ये कह दिया कि भैया 300, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जो 368 है वो विधि के अंतर्गत नहीं आता। 368 के तहत संविधान में क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। जब ये स्वीकार कर लिया तो इंदिरा गांधी एक कदम और आगे बढ़ी, एक कदम और आगे बढ़ी, एक कदम आगे बढ़ी। कहते हैं ना, उंगली को पकड़ करके पोंछे को पकड़ते हैं। इंदिरा गांधी को लगा कि अब और कुछ प्रावधान किया जाए। खतरनाक लेडी थी, आयरन लेडी थी भाई, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे इसने। तो देखो केशवानंद भारती में तो यह कह दिया। अब इंदिरा गांधी करती है साहब 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। 1976 के द्वारा प्रावधान किया कि क्या किया? प्रावधान किया कि संविधान संशोधन को संविधान संशोधन 368 को किसी भी न्यायालय में और किसी भी आधार पर, किसी भी न्यायालय में और किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। अब देखो इसमें बहुत अच्छा बड़ा प्रावधान कर दिया इंदिरा गांधी जी ने। क्या प्रावधान किया 42वें संविधान संशोधन के? इंदिरा गांधी ने कहा कि भैया अगर 368 के तहत संविधान में किसी भी तरह का कैसा भी परिवर्तन करते हैं तो उसकी किसी भी न्यायालय में, भारत के में, और किसी भी आधार पर, चाहे वो संविधान का अतिक्रमण करे, संविधान का उल्लंघन करे, चाहे संविधान को समाप्त करे, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका मतलब यह है कि संसद क्या है? निरंकुश है। फिर न्यायपालिका का कोई मतलब ही नहीं है। भाई जो सरकार चाहेगी वो कुछ भी कर सकती है, संविधान की धज्जियां उड़ा सकती है। संविधान वो तो ये भी प्रावधान कर सकती है कि भाई जो इंदिरा गांधी है या जो भी सरकार है, ये अब आगे इन्हीं के बच्चे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी बनेंगे ये बनेंगे। यानी इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया था कि जो न्यायालय की, न्याय की समीक्षा की, न्याय के पुनरावलोकन की शक्ति है उसको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त करने का प्रयास किया गया।
पूरी तरह। संसद क्या हो रही है? सर्वोच्च हो रही है, संसद निरंकुश हो रही है। अब एक बात बताओ, देखो हमारे यहां जो क्या कंडीशन है, अमेरिका में क्या है कि सर्वोच्च है न्यायपालिका। कौन है? न्यायपालिका है। ब्रिटेन में सर्वोच्च है संसद। ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। तो इंदिरा गांधी भी वही कर रही है, संसद को सर्वोच्च कर रही है। न्यायपालिका की शक्ति को तो पूरी तरह खत्म ही कर रही है इससे, कि कह रही हैं कि संविधान संशोधन को किसी भी तो न्यायालय में और किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अरे भैया अन्ना, हमारे देश में कहीं नहीं लिखा कि संसद सर्वोच्च है, और यह कहीं नहीं लिखा कि न्यायपालिका सर्वोच्च है। हमारे यहां पर संविधान सर्वोच्च है। कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है, और संविधान के अनुसार जनता सर्वोच्च है। हमारे यहां संविधान सर्वोच्च है, और संविधान ने प्रावधान कर रखा है कि कोई कानून संसद बनाती है। हमारे यहां बैलेंस बनाया गया है, अपनी संसद को न्याय, हमारे यहां शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। भैया न्यायपालिका स्वतंत्र है और कार्यपालिका सरकार भी स्वतंत्र है। समझ में आया? हमारे यहां शक्तियों क्या है? पृथक्करण है। संविधान सुप्रीम कोर्ट को शक्ति देता है कि यदि 13 देता है कि संसद कोई कानून बनाती है, तो वो ये सुप्रीम कोर्ट देखेगा, न्यायालय देखेगा कि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है नहीं कर रहा, मूल अधिकारों को प्रभावित तो नहीं कर रहा। अगर वो ऐसा कर रहा है तो न्यायालय को शक्ति दी गई है कि वो उसे रद्द कर सकता है। 137 कहता है कि न्यायालय क्या करेगा? कानून का पुनर्विलोकन कर सकता है। 32वीं सुप्रीम कोर्ट को क्या देता है? ये शक्ति देता है। तो संसद ने तो यह प्रावधान कर दिया कि किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अब ऐसा तो संभव नहीं है। अब इस मामले को दी गई चुनौती, तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को क्या दी जाती है साहब? चुनौती दी जाती है। और चुनौती कैसे दी जाती है वो देखते हैं। तो इसको क्या दी गई? चुनौती। चुनौती तो दी जाएगी, चुनौती दी गई। और चुनौती किस मामले में दी गई? तो चुनौती दी गई साहब, अगला जो मामला है मिनर्वा मिल्स बाद 1980 का है। कब का है? 1980 का। इस मामले में क्या कहा गया? इसमें कहा गया साहब कि जो आपने संविधान संशोधन किया है ना, इसके द्वारा, इसने क्या किया था? इसके द्वारा 13 जो हमारा 4 था, 13-4 तो इसके द्वारा जोड़ दिया 42 के बदौर, तो जो 13-4 था इसमें 13-4 का कर दिया, का जोड़ा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कहा कि यह प्रावधान पूरी तरह अवैध है। क्या है? अवैध है। और सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, वो मूल ढांचे में शामिल है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो इसको, यानी इसने तो क्या किया इस मामले में? क्या कहा? किया देखो हम शॉर्ट में लिखते हैं यहां पे। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा, कह दो न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन, लोकन को समाप्त करने का प्रयास किया, समाप्त करने का प्रयास किया। यानी न्यायालय ये समीक्षा ही नहीं कर सकता कि ये संविधान संशोधन मूल अधिकारों के या संविधान को प्रभावित करता है, ये प्रावधान कर दिया। अब देखो साहब, अब जो मिनर्वा मिल्स है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये पूरी तरह अवैध है, असंवैधानिक है, असंवैधानिक है और
इसे रद्द कर दिया, और कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की ये शक्ति संविधान का मौलिक ढांचा है, संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, इसे बदला नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। देखो साहब, सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती वाले मामले में कह चुका था, इसमें यह कहा था कि संशोधन तो कर सकती है, परंतु इसमें क्या कहा था कि संविधान के मूल ढांचे में, संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, कर सकती। देखो साहब, फिर एक बार दोबारा से देखते हैं, यानी 13 में हम किसको पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 13 को, और 13(1) में प्रावधान किया गया है कि संविधान से पूर्व की विधियां, देखो अगर ये अनुच्छेद नहीं होता तो आप सोचो कि संसद कुछ भी कर सकती थी। अगर किसी पार्टी को बहुमत मिला है, जैसे अभी जो भी सरकार है या जो भी सरकारें होती हैं, कभी कभी क्या है, इनको जब बहुत ज्यादा बहुमत मिल जाता है तो इनको निरंकुश होने की संभावना भी रहती है भारत में। तो देखो क्या है, तो 13(1) में कहा गया है कि संविधान से पूर्व की विधियां यदि मूल अधिकारों का, FR का, फंडामेंटल राइट्स का क्या करती हैं, उल्लंघन करती हैं, तो न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। शॉर्ट में यह हुआ। 2 में कहा गया है कि संविधान के बाद, यानी संसद द्वारा जो विधियां, कानून बनाए जाएंगे, वो अगर करते हैं तो क्या माना जाएगा, तो भी रद्द कर सकता है। 13(3) में परिभाषा दी गई है, विधि क्या है। तो गोलकनाथ मामले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया 368 भी विधि के अंतर्गत आता है, यानी संविधान संशोधन के द्वारा भी मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। सीधी सीधी बात कह दी। यानी इसके मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया संसद की शक्ति को सीमित कर दिया। कैसे कि भैया तुम तो संशोधन ही नहीं कर सकते हो, तो यह भी थोड़ी तरह सही नहीं था। भाई संसद को अधिकार है संविधान में संशोधन करने का, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां कह दिया संशोधन तुम मूल अधिकारों में 368 के तहत भी संशोधन नहीं करते, यानी विधि के अंतर्गत आता है 368 भी। अब देखो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में प्रावधान किया गया कि भैया 368 विधि के अंतर्गत नहीं आता, विधि से बाहर आता है, विधि से बाहर है, अर्थात इसके द्वारा तो संविधान में संशोधन हो सकता है। इस मामले को केशवानंद भारती मामले में चुनौती दी गई। तो इस मामले में 13 न्यायाधीशों की पीठ थी, 6-7 के निर्णय दिया बहुमत से, 7 पक्ष में थे, 6 विपक्ष में थे। निर्णय क्या दिया, इसने कहा कि जो 24वां संविधान संशोधन है पूरी तरह सही है, यानी विधि के अंतर्गत 368 नहीं आता, संविधान संशोधन नहीं आता, 368 के तहत संशोधन कर सकते हैं। परंतु इन्होंने कहा कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। मैंने अवधारणा बताई थी मूल ढांचे की, पहले को यानी पहली बार मूल ढांचे की अवधारणा आती है केशवानंद भारती मामले में। इसमें 2 चीजें कही कि आप संशोधन कर सकते हो, परंतु फिर क्या कहा कि जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं करेंगे, और मूल ढांचे का निर्धारण न्यायपालिका करेगी। तो इसलिए तो कहते हैं केशवानंद भारती मामले के बारे में कि एक हाथ से दिया और एक हाथ से लिया।
यानी एक तरफ तो कह दिया कि संशोधन कर सकते हो, 368 विधि के अंतर्गत नहीं आता, परंतु दूसरी बात क्या डाल दी, परंतु आप मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। इसलिए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से तुरंत वापस ले लिया, संतुलन बना दिया, एक तरह कुछ भी कर दिया। क्या संशोधन कर सकते हो, अपने की गोलकनाथ के निर्णय को पलट दिया। पलटा क्यों? क्योंकि यहां 11 न्यायाधीश थे, यहां 13 न्यायाधीश, तो पलट सकता है। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो अपने निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, उसे बदल सकता है, परंतु शर्त यह होगी कि उससे बड़ी पीठ बनानी पड़ेगी, अधिक न्यायाधीश बनाने पड़ेंगे। अगर मूल ढांचे की अवधारणा को समाप्त करना है, जो केशवानंद भारती में दी गई, उसको समाप्त करना है, तो अब कम से कम 15 न्यायाधीशों की पीठ बनानी पड़ेगी, जब ही वो समाप्त हो सकती है। बाकी 5, 4, 10, 11 न्यायाधीश उसे मूल ढांचे की अवधारणा को समाप्त नहीं कर सकते। ये न्यायपालिका का सिस्टम होता है। यहां ये दे दिया। फिर साहब हमारी जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ये 42वां संविधान संशोधन लेके आई। इसमें बहुत सारे प्रावधान थे। इस संविधान संशोधन को संविधान का लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके द्वारा पूरे संविधान को ही बदला गया। इसको आज जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां उसके पॉइंट देखेंगे क्या क्या संशोधन था। परंतु एक संशोधन ये था न्यायपालिका संबंध। इस संशोधन में कहा कि भैया संविधान यहां तो कह दिया ठीक है बैलेंस बना दिया, परंतु इंदिरा गांधी कहां रुकने वाली थी। यहां पर क्या प्रावधान किया इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा? क्या प्रावधान किया दोस्तों? यह कहा कि संविधान संशोधन को किसी भी न्यायालय में, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कोई सा भी कोर्ट हो, किसी भी आधार पर कि यह संविधान का अतिक्रमण करता है या नहीं करता या कुछ भी हो, किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अब यह भी पूरी तरह गलत था और सुप्रीम कोर्ट का यह भी निर्णय पूरी तरह गलत था। तो इसको चुनौती दी गई मिनर्वा मिल्स मामले में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो 42वें के द्वारा प्रावधान किया है ना, ये पूरी तरह क्या है, अवैध है, असंवैधानिक है, संविधान के अनुसार नहीं है, और हम इसे क्या करते हैं, रद्द करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, वो संविधान का मूल ढांचा है, उसको आप समाप्त ही नहीं कर सकते हो। तो यहां इंदिरा गांधी को बहुत तगड़ा झटका लगा। क्या लगा? और झटका। और इस समय आपातकाल भी चल रहा था। क्या चल रहा था? आपातकाल। 75 में ही लग गया था, आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था। ठीक है, इस तरीके से। परंतु देखो ये मामला अभी जो न्यायपालिका और संसद के बीच जो टकराव की स्थिति चल रही थी वो अभी समाप्त नहीं हुई है। इसकी आगे भी चर्चा करेंगे जहां पर जरूरत पड़ेगी, परंतु ये यहां पर अभी खत्म होती है, यहां तक के लिए ठीक है। तो ये न्यायपालिका और संसद के बीच अनुच्छेद 13 को लेकर के इस तरह के टकराव होते रहे हैं। इनको अगर आपको कहीं मेंस इंटरव्यू या कहीं भी प्री में पूछते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामले हैं, तो आप इनको ध्यान रखें। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, यानी हमारा अनुच्छेद 13 हुआ कंप्लीट। अब देखो हमने देखा था कि मूल संविधान में क्या थे, 7 मौलिक अधिकार थे, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसे मूल अधिकारों से हटा करके भाग 12 में क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। भाग 12 में अनुच्छेद 300 कम है। किसमें बोले वाले हो? 300 कम है। हमने देखा वर्तमान में हमारे कितने अधिकार हैं? 6। अब 6 अधिकार को चुन चुन के पढ़ेंगे, उसके एक एक अनुच्छेद को खोल खोल के पढ़ेंगे, और यहां से आगे यहां से संविधान जो है अनुच्छेद, यहां से इसके अलावा जो सवाल बनने की कोई संभावना नहीं रहेगी, उस तरीके से उसको देखेंगे। अगर आप दिल से प्यार से इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपका कहीं भी भविष्य में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो हमारे कितने अधिकार हैं? 6। उनकी लिस्ट देखते हैं, फिर एक एक को चुन चुन के पढ़ते हैं।
नंबर एक कौन सा है साहब? नंबर एक है हमारा समता का या समानता का अधिकार। समता कहो, इक्वलिटी कह दो, क्या कह दो? इक्वलिटी। समता या समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। और ये अनुच्छेद कहां से कहां तक है? ये है 14 से 18 तक। कितने अनुच्छेद में? 5 में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। बोलो सही है, बोलते नहीं मेरे बेटा के। स्वतंत्रता का अधिकार। और ये कहां से कहां तक है? राइट टू फ्रीडम। ये कहां से कहां तक है भैया? ये है हमारा अनुच्छेद 19 से 22। कुल कितने अनुच्छेद हुए? 4। 19 से 22 तक है। और 14 से 18 कितने हुए? 5। एग्जाम में आड़ू पता है कैसे सोचते हैं? पहले ही ऑप्शन होगा 4, 14 से 18 4। अरे 4 नहीं है, 5 है, बोले वाले हो। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार। वो ये अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 19 से 22, सॉरी 23 और 24 में। 19 से 22 तो स्वतंत्रता हो गया ना, 23 व 24। इसके बाद चौथा है शोषण। यहां क्या हो रहा है? शोषण ही तो हो रहा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहां का मतलब मेरा भारत में हर जगह है। आजकल क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है लॉकडाउन में। अधिकतर टीचरों का। किसका? टीचरों का भाई। जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जो शोषण हो रहा है वो किसका हो रहा है? टीचरों का हो रहा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये कहां से कहां तक है? अरे ये दोबारा, ये तो लिख ही लिया। चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये है 25 से 28। और अगला है संस्कृति या शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। ये है हमारा 29 व 30 में। और अगला है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बोलो सही है। ये है अनुच्छेद 32। और 31 कहां गया? तो 31 गया कहां पे? जो संपत्ति के अधिकार में। अब देखो ये पांचों की लिस्ट हो गई। इसे भीमराव अंबेडकर ने, BR अंबेडकर ने संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। क्या कहा है? आत्मा। सो परमात्मा। परंतु आजकल के लोग कहां समझते हैं कि आत्मा में ही कौन है? परमात्मा। ये तो परमात्मा की तरफ भाग रहे हैं। और परमात्मा पहले क्या गया? जहां आत्मा है वहीं परमात्मा है। ये साइकोलॉजी का सवाल नहीं है, दर्शन शास्त्र का है। और हम अभी पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये कितने अधिकार हुए? 6। नंबर 1 पढ़ो, चुन चुन के पढ़ेंगे। अब इनको क्या करेंगे? चुन चुन के। नंबर 1 है अपना पहला समानता का अधिकार।
पहला कौन सा है? समानता का अधिकार, और इसमें अनुच्छेद लिखो 14। पहले तो लिखो पहला अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। नंबर 1 समानता का अधिकार पढ़ेंगे, समानता का अधिकार, अधिकार 14 से 18, और इसमें अब हम लिखेंगे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 जिसमें क्या लिखा है? समता का अधिकार, समता का, विधि के समक्ष समता। क्या लिखा है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ। क्या लिखा है? समता, विधि के समक्ष समता। इसमें लिखा है देखो, विधि के समक्ष समता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समता। और इसको 2 भागों में बांटेंगे, और इसको बांटेंगे कल। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।